पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में दाखिल हों तो बिल्कुल सामने बागीचे के पीछे सफ़ेद रंग की टस्कन तर्ज के रोमन सतूनों वाली सिंगल स्टोरी मरकजी इमारत है। सिख हुकूमत के आखिरी दिनों में अंग्रेज़ों ने उनके दारुल हुकूमत लाहौर में सर हेनरी लॉरेंस को बतौर बरतानवी रेजिडेंट तैनात किया। हेनरी लॉरेंस को सिख हुकूमत और बरतानवी गवर्नर जनरल, जो कलकत्ता में मुकीम था, के दरमियान हुकूमती मामला तय करने और ख़त किताबत के लिए लाहौर में मुतय्यन किया गया था। लाहौर में बरतानवी रेजिडेंट और उसके मुआवनीन के लिए दफातर और रिहाइश के लिए दरियाए रावी के बाएं किनारे पर अनारकली बाग से मुत्तसिल जगह को मुजव्वज़ा दफातर और रिहाइश के लिए मुंतखब किया गया। अनारकली बाग के नाम से मशहूर जगह पर अनारकली हाउस के नाम से तामीर करदा इमारत कबल अज़ीं रंजीत सिंह की अफवाज को तरबियत देने पर मामूर फ्रांसीसी जनरल की रिहाइश गाह के तौर पर ज़ेर इस्तेमाल रही थी। मौरख़ा 14 अगस्त 1847 जीन बैप्टिस्ट वेंटूरा को बरतानवी इंजीनियर्स ने इस इमारत की तोसी और तज़यीन नौ की इजाज़त मिलने पर अनारकली के मकबरे से मुत्तसिल जगह पर रेजिडेंट का मरकजी दफ्तर और उसके मुआवनीन और स्टाफ के लिए दीगर दफातर, अस्तबल, फौज की एक अदद कंपनी, निस्फ इन्फेंट्री और 80 सवारों के लिए दरकार कब्रों की तामीर शुरू कर दी। ये फ्रांसीसी जनरल वेंतोरा के घर को बरतानवी रेजिडेंट के दफ्तर और रिहायशी ब्लॉक में तब्दील करने की इब्तिदा थी। 29 मार्च 1849 को बरतानिया ने पंजाब को अपनी तौलियत में लेते हुए नौजवान महाराजा दिलीप सिंह के निगरान के फ़राइज़ संभाल लिए और सूबे का इंतज़ाम चलाने के लिए 2 अराकीन पर मुश्तमिल बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तश्कील दिया गया। तब ये दफ्तर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटेरिएट के तौर पर ज़ेर इस्तेमाल रहा। बाद अज़ां पहले तो ये दफातर चीफ कमिश्नर के और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़ेर इस्तेमाल रहे, तावक्ते कि वो गवर्नर हाउस लाहौर में मुंतकिल हो गए और ये इमारत चीफ सेक्रेटरी को मुंतकिल हो गई। तब से आज तक ये इमारत चीफ सेक्रेटरी पंजाब के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। वक्त के साथ साथ इस इमारत में तोसी होती रही और जैसे जैसे महकमे बढ़ते रहे वैसे वैसे नए ब्लॉक्स तामीर होते रहे। ताहम इसकी सबसे कदीमी और मरकज़ी इमारत वही है जिसमें आज भी चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर है। सामने वाले बरामदे में बाहर निकला हुआ 3 पहलू कमरा चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर है, जिसकी दाएं हाथ वाली दीवार पर एक संगमरमर की तख्ती लगी हुई है जिस पर तहरीर है जीन बैप्टिस्ट वेंतोरा, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के पास जनरल के तौर पर तैनात था, ने ये इमारत उसकी असली शक्ल व सूरत में तामीर की और इसमें कई साल रिहाइश पजीर रहा। बाद अज़ां 1847 में ये इमारत बरतानवी रेजिडेंसी के तौर पर हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस, जो कि बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अराकीन थे, के ज़ेर इस्तेमाल रही। ये इमारत, जिसे कभी अहले लाहौर दफ्तर लाड साहब कहते थे, क़याम पाकिस्तान तक तो अपनी असल शक्ल व सूरत में ही मौजूद रही। ताहम बाद अज़ां इसमें बेहंगम तरीके से तब्दीलियाँ की गईं। इसके सामने वाले बरामदे को छोड़कर दोनों साइड वाले और अकबी बरामदे में अफसरान ने अपने स्टाफ के दफातर और अपने लिए अटैच बाथरूम्स तामीर करवा लिए। अशरों तक ये इमारत इस बेवजह और बदसूरत तोसी के साथ जमालियाती हुस्न के शेदाइयों की तबाही नाजुक पर गिरा गुजरती रही। फिर अल्लाह जाने किसके दिल में समाई कि इसका असल हुस्न तवाज़ुन और तरतीब बहाल की जाए। फिर ये इमारत अपनी असल शक्ल व सूरत में इस तरह बहाल हुई कि बरामदों पर डाली जाने वाली टी आयरन और गार्ड की छतों की जगह दोबारा लकड़ी के शहतीर और बाले डाले गए। बदनुमा दीवारों की जगह दोबारा टस्कन तर्ज वाले रोमन सुतून बने और उन पर मट्टी और सन के रेशे मिलाकर प्लस्तर किया गया। जिन दिनों ये बहाली का काम चल रहा था, मुझे 3-4 बार अपने दोस्तों से मिलने के लिए इस इमारत में जाना पड़ा। हर बार इसकी असल शक्ल सूरत को निकलता और निखरता देखकर दिल बड़ा खुश हुआ। एक ज़माना था जब सिविल सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने के लिए इसका लोअर मॉल वाला मरकज़ी दरवाज़ा इस्तेमाल होता था। ताहम बाद में ये दरवाज़ा खवास के लिए मुख्तस हो गया और आवाम के लिए नसीरुद्दीन रोड की तरफ एक नया दरवाज़ा बना दिया गया। आप जब इस अवामी दरवाजे से सिविल सेक्रेटेरिएट में दाखिल होते हैं तो आपके बाएं हाथ सरसब्ज बागीचे के पार चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर की सिंगल स्टोरी कदीम इमारत होती है। आप इस इमारत की तरफ अपना मुंह करें तो इस पुरशुकूह इमारत के पीछे बाईं तरफ एक हष्ट पहलू ऑफ वाइट इमारत है जिसके 8 पहलुओं पर मीनार नुमा कोने हैं।
जिनके ऊपर 6 दर्रों वाले छोटे छोटे गुंबद हैं और इस इमारत के मरकज में एक बड़ा गुंबद है। ये अकबर आजम के महल की कनीज और उसके बेटे शहजादा सलीम, जो बाद अज़ां नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से बरे सगीर के तख्त पर मुतमक्कन हुआ, की महबूबा शरफुन्निसा अलमारूफ अनारकली का मुबैना मकबरा है। इस इमारत के अंदर एक कोने में संगमरमर की एक कब्र भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अनारकली की कब्र है। अनारकली को एक रिवायत के मुताबिक शहनशाह हिंद जलालुद्दीन अकबर ने शहजादा हिंदुस्तान को बहला फिसलाकर अपने हुस्न के जाल में फंसाने की पादाश में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। ये शानदार इमारत अब सिर्फ अनारकली का ही नहीं बल्कि बेशुमार मखतूतात और नायाब किताबों, फाइलों और दस्तावेजात का भी मकबरा है। ये पंजाब आर्काइव्स का मुहाफिज खाना और अजायब घर है। एक अंदाजे के मुताबिक ये जनूबी एशिया में तारीखी और कदीम दस्तावेजात और मखतूतात का शायद सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। इन दस्तावेजात में सदियों पुराने तारीखी और सकाफती मखतूतात भी शामिल हैं। इस मुहाफिज खाने में 70 लाख के लगभग दस्तावेजात, कलमी नुस्खे, मखतूतात और अहम कागजात, जिसमें 70,000 से ज़ायद नायाब और बेशकीमत किताबें भी शामिल हैं। इसमें सन 1629 से सन 1857 तक मुगलिया अहद की 82 फाइल्स भी हैं, 247 जिल्दों में, जिसमें से हर जिल्द 300 सफ़हात पर मुश्तमिल है। सन 1804 से लेकर 1849 तक दिल्ली, लुधियाना, करनाल, अम्बाला, शुमाल मगरबी सरहदी एजेंसियों और लाहौर के रिकॉर्ड के 73,000 सफ़हात इल्मी और तारीख़ी ख़जाने की सूरत में मौजूद हैं। पंजाब रेजिडेंसी के सन 1646 से लेकर पंजाब के इल्हाक सन 1849 तक महकमा दाखिला, महकमा माल, अदालती, अमूमी और अस्करी शोबाजात से मुताल्लिक 34,000 से ज़ायद फाइल्स, जिनमें एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख से कुछ ज़्यादा कागजात मौजूद हैं। सन 1857 की जंग आज़ादी से मुताल्लिक 2100 फाइल्स हैं, जिनके मुताले से इस मुल्क की अशराफिया, हुक्मरान ख़ानदान और बज़ाहिर नेक नाम सियासतदानों के बुजुर्गों के कारहाय नुमाया से मज़ीद आगाही मिल सकती है। दर्ज बाला सारा रिकॉर्ड या तो हाथ से तहरीर शुदा या मखतूतात की शक्ल में है। इनमें से बाज़ दस्तावेजात ऐसी हैं जो दुनिया में और किसी जगह भी दस्तयाब नहीं हैं और उनकी वाहिद कॉपी सिर्फ इसी मुहाफिज खाने में मौजूद है। इस मुहाफिज खाने के इजरा की जिम्मेदारी 1924 में, यानी आज से पूरे 100 साल पहले, फौज से फारिग शुदा लेफ्टिनेंट कर्नल और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल हर्बर्ट लियोनार्ड ऑफले गैरेट के कंधों पर डाली गई। इस सरकारी अफसर ने अपनी ये जिम्मेदारी ऐसे शानदार तरीके से सरअंजाम दी कि इसका तरतीब करदा तारीखी और सकाफती ख़जाना और नादिर मखतूतात पर मुश्तमिल छोटा सा अजायब घर इस मुहाफिज खाने की शक्ल में आज भी मौजूद है। ये एक सरकारी नौकर की लगन, मेहनत और कारकर्दगी की दास्तान है। पंजाब आर्काइव्स का मुहाफिज खाना एक ऐसा ख़जाना है जो इस खित्ते की सदियों की तारीख, सकाफत और सियासत को अपने दामन में संभाले हुए है। इसका क्रेडिट गोरों को जाता है, जिन्होंने न सिर्फ मुगलों से लेकर सिखों तक की हुकूमतों का रिकॉर्ड और दस्तावेजात को जमा करके महफूज किया, बल्कि इसके बाद क़याम पाकिस्तान तक अपना रिकॉर्ड भी जमा करके इधर रख दिया, वगरना हमने तो सब कुछ बर्बाद करके रख देना था। गंधारा और मोइंजोदड़ो के नवाजरात भी गोरे हाकिम ने अपने कायम करदा अजायब घरों में रखकर महफूज कर दिए, जो आज हमारे पास हैं। हमारा तो ये आलम है कि 1947 के बाद ढंग का कोई एक अजायब घर भी नहीं बना सके। जैसा कि मैंने कहा है कि ये एक नायाब तारीखी ख़जाना है जो अंग्रेज़ बहादुर ने एक तरतीब देकर महफूज कर दिया। इसमें सबसे कदीम रिकॉर्ड मुगलिया और सिख दौरे हुकूमत से मुताल्लिक़ दस्तावेजात हैं, जिनमें से बेशतर फ़ारसी ज़बान में हैं। याद रहे कि राजा रंजीत सिंह के दरबार की सरकारी ज़बान फ़ारसी थी। मुगलिया सल्तनत से मुताल्लिक़ दस्तावेजात 1629 और सिख दस्तावेजात का ताल्लुक़ 1799 से लेकर 1849 तक है। इस मुहाफिज खाने में एक नहायत ही नायाब दस्तावेज सिख अहद हुकूमत का सरकारी अखबार है, जो महाराजा रंजीत सिंह और उसके जानीशीनों से मुताल्लिक़ दरबार की 1835 से 1849 तक की रोज़मर्रा की कार्रवाई के बारे में है। इसके अलावा अंग्रेज़ दौरे हुकूमत का फ़ारसी रिकॉर्ड है, जो पुश्तारों की सूरत में बांध कर कपड़े के बस्तों में बंद है। इन बस्तों में जो रिकॉर्ड महफूज है
اس کا تعلق وسطی ایشیا سے 1846 تا 1875 کے دوران ہونے والی تجارت سے 1877 تا 1915 کے درمیان نیپال سے متعلق، لاہور دربار کے بارے میں 1839 تا 1845 کے درمیان کا ریکارڈ، لدھیانہ ایجنسی اور دوسرے اینگلو سکھ جنگ کے علاوہ سردار چتر سنگھ کی زیر سربراہی ہزارہ کی تحریک اور بھائی مہاراج سنگھ کی قیادت میں ہونے والی بغاوت سے متعلق ہے۔ یہاں 1827 تا 1842 کے دوران ہونے والی پہلی افغان جنگ کی ساری تاریخ محفوظ ہے۔ اسی ریکارڈ میں 1848 میں دیوان مول راج کی قیادت میں ملتان میں ہونے والی شورش کا سارا حال محفوظ پڑا ہے، جو ملتان کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کے لیے نادر اور نایاب دستاویزات ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں قدیم اخبارات کا ایسا مجموعہ ہے جو اس پورے خطے میں اور کہیں نہیں ہے۔ ان میں 1842 سے لے کر 1844 تک ملتان، لاہور، کشمیر، بہاولپور، کابل، قندھار، قبائلی علاقوں، پشاور، سندھ، اودھ، جیسور اور مقامی ریاستوں میں شائع ہونے والے اخبارات کے علاوہ کلکتہ سے فارسی میں شائع ہونے والے سرکاری گزٹ بھی شامل ہیں۔ پنجاب آرکائیوز میں برطانوی راج سے متعلق سرکاری دستاویزات کا ایسا مجموعہ ہے جس میں نہ صرف دہلی ریزیڈنسی کا وہ سارا ریکارڈ جو 1857 کی بغاوت کے بعد لاہور منتقل کر دیا گیا تھا موجود ہے، بلکہ خطہ جنوبی ایشیا میں برطانیہ کے زیر تسلط علاقوں، حالیہ خیبر پختونخوا جو تب پنجاب کا حصہ تھا، اور ڈیرہ اسماعیل خان و قبائلی ایجنسیوں کے زیر انتظام علاقوں کا تمام تر ریکارڈ بھی موجود ہے۔ 1843 میں چارلز نیپیئر کی قیادت میں سقوط سندھ سے متعلق سارا ریکارڈ تا وقتے کے سندھ بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ بن گیا اسی محافظ خانے میں پڑا ہے۔ اس جگہ بلوچستان کے علاوہ 19ویں صدی میں افغانستان، پرشیا، جموں و کشمیر کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کی بعض ریاستوں کے ساتھ سیاسی روابط سے متعلق خط و کتابت بھی محفوظ ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ 12 اپریل 1801 سے 27 جون 1839 کو اپنی موت تک تقریباً 38 سال تک پنجاب کا بلا شرکت غیر حکمران رہا۔ اس کی مملکت کی حدود دریائے ستلج سے لے کر دریائے سندھ کے تمام درمیانی علاقے کے علاوہ دریائے سندھ کے پار پشاور، بنوں، ڈی آئی خان اور ڈی جی خان تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کی موت کے بعد اس کے بڑے بیٹے کھڑک سنگھ نے پنجاب کی حکومت سنبھالی، تاہم اسے دربار میں ہونے والی سازشوں کے بعد راجہ دھیان سنگھ کے ایما پر زہر دے دیا گیا۔ جب زہر کے اثرات شدید ہو گئے تو اس کے اکلوتے بیٹے نونہال سنگھ کو 8 اکتوبر 1839 کو پنجاب کے تیسرے سکھ حکمران کے طور پر تخت نشین کروا دیا گیا، تاہم اس کی حکومت محض 28 دن قائم رہی۔ 5 نومبر 1839 کو جب وہ اپنے باپ اور معزول راجہ کھڑک سنگھ کے آخری رسومات ادا کرنے کے بعد واپس آ رہا تھا تو حضوری باغ کے نزدیک اس پر دیوار آن گری۔ وہ اس حادثے میں معمولی زخمی ہوا، تاہم درباری معالج جان مارٹن جب خیمے میں داخل ہوا تو نونہال سنگھ کے سر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور چادر پر خون کا تالاب تھا جس میں مغز کا گودا بھی شامل تھا۔ تھوڑی دیر بعد نونہال سنگھ کی موت واقع ہو گئی۔ نونہال کے بعد اس کی ماں ملکہ چاند کور پنجاب کی چوتھی حکمران بنی، تاہم اس کی حکمرانی بھی محض 1 ماہ 8 دن قائم رہی۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ اپنے بیٹے نونہال سنگھ کی بیوہ صاحب کور جو امید سے تھی کہ بطن سے نونہال سنگھ کے بیٹے کی پیدائش تک تخت پر ہے۔ بعد ازاں صاحب کور نے مردہ بچے کو جنم دیا تو اس نے تخت چھوڑ دیا۔ اسی اثنا میں راجہ رنجیت سنگھ کے بڑے بیٹے شیر سنگھ نے لاہور پر حملہ کر کے تخت سنبھال لیا۔ 1 سال 8 ماہ بعد وہ قتل ہوا تو راجہ رنجیت سنگھ کے سب سے چھوٹے بیٹے دلیپ سنگھ کو 5 برس کی عمر میں پنجاب کا حکمران بنا دیا گیا، تاہم اصل اقتدار اس کی ماں رانی جند کور عرف رانی جندہ کے پاس تھا۔ اس افراتفری اور بد انتظامی سے فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے پہلے تو پنجاب حکومت کو اپنی تولیت میں لیتے ہوئے لاہور میں سر ہنری لارنس کو ریزیڈنٹ مقرر کر دیا۔ بعد ازاں 1839 میں دوسری اینگلو سکھ جنگ میں فیصلہ کن شکست کے بعد انگریزوں نے پنجاب پر باقاعدہ قبضہ کر لیا۔ سامعین، میں ایک بار پھر غیر ضروری تفصیلات کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اس ریکارڈ کے حوالے سے سکھ دور کے بارے میں بنیادی معلومات ضروری تھیں۔ اس سارے دور کا تاریخی اور سرکاری ریکارڈ دیگر کئی عمارتوں کے علاوہ انارکلی کے مقبرے میں محفوظ ہے۔ اس عمارت کا نچلا حصہ ایک چھوٹا سا عجائب گھر ہے
جو آج سے پورے 100 سال قبل 1924 میں ایک انگریز سرکاری افسر نے انگریز سرکار کے حکم پر بنایا۔ اس عجائب گھر کی تصدیق پنجاب حکومت کے محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے ذیلی محکمہ آرکائیوز اینڈ لائبریریز کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور اب سے 100 سال پہلے قائم ہونے والے اس میوزیم کا دوبارہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔